तो इसकी वैल्यू कह रहे हैं 5 मिलियन है, ठीक है। ये इसके पास 2 प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। और इसके अलावा उसके पास और 3 प्रॉपर्टीज भी हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज भी हैं और उसके अलावा उसके पास और भी 3 प्रॉपर्टीज हैं। हम कंबाइन कह लेते हैं कि जी उसकी वैल्यूज आप कर ले 30 मिलियन कर ले यार, तीनों की 30 मिलियन कर ले यार। मुझे सवाल तो पूरा करने दो पहले। इनकी आप 30 मिलियन कर ले, सही है, लगी बात। उसके पास 5 प्रॉपर्टीज है, एक पे वो रेजिडेंट कर रहा है, दूसरे पे वो बिजनेस कर रहा है, इसके अलावा भी 3 प्रॉपर्टीज है उसने वैसे रखी हुई है अपने पास। टोटल कितनी आ गई जी वैल्यू? 45 मिलियन की। अब लॉ ये कहता है, ये जो आखिरी बात पड़ी है, लॉ ये कहता है कि अगर जो ऊपर से नीचे तक हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो निकालने के बाद बाकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा, 25 मिलियन से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो एपरेंटली 25 मिलियन से तो ये ज्यादा है, लेकिन ये ऐसे नहीं देखना, ये ऊपर से नीचे तक सारी प्रॉपर्टीज निकालने के बाद देखना है। तो ये भी नहीं थी इसमें, ये भी नहीं थी, तो 15 निकल जाएगा, पीछे कितना रह गया 30 मिलियन। तो क्या ये 25 मिलियन से ग्रेटर है? तो फिर इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, डीम्ड इनकम की टैक्सेशन लग जाएगी। पूरे 30 पे ही लगेगा, पूरे 30 पे ही लगेगा। क्योंकि यहां पे उसने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया हुआ कि द अमाउंट ओवर एंड अबव 25 मिलियन, ठीक है ना। यहां पे उसने ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की। अगर तो वो मेंशन करता है ऐसी बात तो मैं आपसे कहता कि 5 मिलियन पे लगता। तो ये इसको करने का ये तरीका है कि जो उसने ऊपर से नीचे तक जितनी प्रॉपर्टीज दी हैं, अगर आप अज्यूम करें कि मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये तीसरी एग्रीकल्चर इनकम थी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी और इसकी वैल्यू 20 मिलियन थी, ठीक है, तो बाकी की 10 आ जाएगी, ठीक है, बाकी की 10, तो ये तो 45 ही रहेगा। तो अब मैं 15 की जगह क्या माइनस करूंगा? 10, 20, 35 माइनस करूंगा ना, तो पीछे कितना रह गया 10। तो इस पे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। उसका कहने का मकसद ये है कि जो हमने सारी एक्सक्लूजन्स पढ़ी, अब ये आपके वाली बात का जवाब भी आ गया जो आपने सबसे पहले पूछा था, ठीक है। तो सारी एक्सक्लूजन्स करने के बाद जो बच जाएगा उसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर 25 मिलियन से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा, अंटिल अनलेस उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट, अगर प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन की है तो उस पर भी टैक्स, वो भी इसमें फॉल नहीं करेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी, अ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने, एक बंदे के माइंड में एक बात आती है ना कि अब एक किसी ने सोसाइटी डेवलप करनी है, अब सोसाइटी डेवलप करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदनी पड़ती है, ठीक है। नॉर्मल लोग तो खरीद के ही सोसाइटी बनाते हैं ना, ठीक है, हर कोई बहरिया टाउन वाला थोड़ी होता है, सही है, नहीं वो भी खरीदता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी खरीद के ही बनाता है। तो चलो जहाँ से भी खरीदता है यार, बहरहाल वो भी, तो बहरहाल अब अगर वो क्या करेंगे कि लैंड को खरीदेंगे और उसके ऊपर फिर डेवलपमेंट करके आगे बेचेंगे, तो अगर वो इतनी ज़्यादा लैंड खरीदेंगे तो ये तो सेक्शन 1 में लग जाता,
7 ही डेवलपर के ऊपर, बिल्डर्स के ऊपर, तो उन्होंने उनको भी एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, बीइंग ए डेवलपर, तो फिर आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसमें ये सारे लोग फिर वो भी निकल जाते हैं। तो ये एक सेक्शन है जो अभी तक मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं हुआ, वैसे मैंने देखा भी था, तो देयर इज हाई चांस कि इसको टेस्ट किया जा सकता है। हाँ, वीगो डाला आया उठाने। उन्होंने कहा तो रिकॉर्डिंग में भी आ गया, वैसे भी यार 9 मई है कल, तो हमने मजम्मत करनी है, हमने मजम्मत करनी है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारा यहाँ पे अप्रैल खत्म हो गया, इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं रह गई। इग्नोर में वो 3-4 है ना लाइन, वो मैंने करवाई आपको। हाँ 5 पॉइंट्स है, वो इग्नोर ही रखें। अच्छा, इसमें आ जाए जरा उस पे लास्ट पेज पे 66 सॉरी, पेज नंबर 66 पे आ जाए, इसमें 1-2 लाइनें रह गई। पेज नंबर 66 पे आइएगा जरा। Every investor shall calculate tax on the capital gain arising on the security held for a period up to 6 months and above 6 months to 1 year after the end of each tax year at the prescribed rate। जो 6 माह तक या 6 माह से 1 साल के दरमियान जिसने सिक्योरिटीज रखी है, उनके ऊपर वो इन्वेस्टर जो होगा अपना टैक्स लगाएगा, ठीक है, और टैक्स ईयर एंड होने के बाद टैक्स जमा कराएगा, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ ईच टैक्स ईयर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। टैक्स ईयर खत्म होने के बाद हर इन्वेस्टर टैक्स ईयर खत्म होने के बाद उस पर टैक्स रेट जमा करवाएगा, ठीक है। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल, इसे अंडरलाइन करें। अदर देन इंडिविजुअल से क्या मुराद है? हाँ, अदर देन इंडिविजुअल से क्या? कंपनी वगैरह में क्या आएगा? कंपनी तो आ गई, वगैरह में क्या आएगा? एओपी, यस। पर्सन्स बड़े थे ना भाई, पर्सन में क्या था? एओपी, कंपनी, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के अलावा फिर क्या रह गया? कंपनी और एओपी। अच्छा, अगर कंपनी और एओपी पे ये नीचे वाली लाइन है, तो ऊपर जो एवरी इन्वेस्टर साल वाली है, ये फिर किस पे अप्लाई हो जाएगी? इंडिविजुअल पे। यानी कि ये जो ऊपर वाली बात कर रहा है ना कि हर इन्वेस्टर ने साल एंड होने के बाद टैक्स जमा कराना है, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? इंडिविजुअल की। और नीचे वाली जो अब बात कर रहा है, ये कंपनी और एओपी की बात करेगा। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल से मुराद एवरी कंपनी और एओपी। इसमें ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो आईकैप 1 या 2 मार्क्स की आपसे पूछ सकता है। शैल फाइल e-file statement of advance tax on capital gain on the prescribed format within 7 days after the end of each quarter with the tax authority। वो एक फाइल अपनी एक स्टेटमेंट जमा कराएगा टैक्स अथॉरिटी को, ठीक है। कब जमा करवाएगा? हर क्वार्टर के एंड होने के 7 दिन के अंदर। क्वार्टर कितने होते हैं? 3-4 माह का क्वार्टर होता है, 3 माह का? 3 माह का। अक्सर लोग 4 माह का कह देते हैं, ठीक है। तो 3 माह का क्वार्टर होता है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के क्वार्टर की जो वो ई फाइल करेगा स्टेटमेंट, वो कब तक करेगा? 7 अक्टूबर तक, ठीक है। हर क्वार्टर के एंड होने के 7 दिनों के अंदर अंदर वो क्या करेगा? अपनी एक स्टेटमेंट एडवांस टैक्स की जमा कराएगा और कैपिटल गेन, और लेकिन वो ई फाइल करेगा। ई फाइल से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा वो स्टेटमेंट, ठीक है।
यार ये उसके साथ पेमेंट भी होगी, ठीक है, उसके साथ ये नीचे आ गई है बात। द लायबिलिटी टू पे द ड्यू टैक्स ऑन द कैपिटल गेन शैल लाई ऑन द इन्वेस्टर हु हेल्ड द सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज टू बी पेड। ठीक है, जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसके कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देगा। इंडिविजुअल साल के एंड पे करेगा, ये जब ई फाइल करेगा स्टेटमेंट उसके साथ पेमेंट भी करेगा। ठीक है, क्या समझ नहीं आई? अगर आपने एक सिक्योरिटी खरीदी है, 1 माह के अंदर बेच दी, उसका भी टैक्स जमा कराएगा साल बाद, और एक आपने सिक्योरिटी खरीदी जो 8 माह बाद बेच दी, उसका भी साल बाद टैक्स जमा कराएगा। बस क्या इसमें और बस वो टैक्स की लैंग्वेज ऐसी है ना, उसको वो उसकी आदत है ऐसे बोलना। अब क्या, अब कोई घर में गलत बोलता हो, खराब बोलता हो, उसे सही कर सकते हैं, ठीक है, उसकी आदत है ऐसे बोलना। अप टू 6 मंथ या अप मोर देन 6 मंथ, लेस देन 1 ईयर, सबका उसने बेसिकली बताना ये था कि पूरे साल में आप जो भी इंडिविजुअल लेगा सिक्योरिटी लेगा उस सबका टैक्स जमा कराएगा, बताने वाली बात इसकी है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने किताबें बंद करनी है। नहीं, एक मैं यहाँ पे चीज़ देखना चाह रहा हूँ, मुझे मिल गई अगर, नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करा इनकम फ्रॉम सैलरी, आपका एक वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स। अभी तो ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये तो 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं, तो सैलरी के ऊपर तो 20-21 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो है नहीं वो अभी 6 महीने में, फिर अगली दफ़ा 6 महीने में आधा आधा करके देंगे। ठीक है, इकट्ठा ही आना है यार, और उसने कैसे दे रहा है, उधार थोड़ी ले रहे हैं, उससे सवाल ले रहे हैं। यार इसमें एक चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो।